बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन में हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई कार्बन की अहमियत क्या है। यानी कि हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जिसमें से हम डिस्कस करेंगे कार्बन को। तो कार्बन को अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें कार्बन का, पीरियोडिक टेबल में अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें कार्बन का तो हमारे पास 6 है। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। और अगर हम एटॉमिक मास इसका देखें तो हमारे पास 12 है। ठीक है, तो जो कार्बन है वो हमारी यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है, आप कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिक है, वो उन सब में से ज़्यादा जो यानी कि इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो कार्बन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि भाई कार्बन में क्या है। यानी कि हमारी बॉडी में जो कार्बन की कंसंट्रेशन है वो है 18%। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी में जो कार्बन की कंसंट्रेशन है वो 80% है। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरी जगह पर, तो जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में पाया जाता है कार्बन 0.04% पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, हमारी हवा में पाया जाता है कार्बन। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है 0.04%, ये जो कार्बन है ये फिक्स किया गया है। किसके जरिए फिक्स गया है? प्लांट्स के जरिए। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गया है। ठीक है, और ये फिक्स किया गया है प्लांट्स के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जो हमें यानी कि हासिल होता है ग्लूकोज की शक्ल में C6H12O6। ठीक है, इसकी फॉर्म में क्या होता है, हमें हासिल होता है। ठीक है, प्लांट से हमें यानी कि हासिल होता है, मिलता है। तो ये कार्बन का यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन था। ठीक है, तो ये जो है ना, दरअसल यही हमारी बॉडी में सबसे अहम यानी कि हिस्सा अदा करता है। 0.04% जो कार्बन है, इससे हम ग्लूकोज हासिल करते हैं। ठीक है, प्लांट के जरिए। ठीक है, ये प्लांट्स में यानी कि फिक्स किया गया है। इससे हम क्या हासिल करते हैं? ग्लूकोज हासिल करते हैं, जिससे यानी कि प्लांट्स भी, एनिमल्स भी हासिल करते हैं और हम भी इससे यानी कि हासिल करते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा यानी कि इम्पोर्टेंस थी। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 6 है। एटॉमिक मास क्या है? 12 है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। 4 वैलेंसी है। ठीक है, तो ये 4 इसकी वैलेंसी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, तो ये अपना यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसा कि इधर इसने अपना यानी कि हर एलिमेंट यही चाहता है कि उसका ऑक्टेट जो है आउटर मोस्ट शेल वाला, बाहर वाला ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये भी हाइड्रोजन के साथ यानी कि लिंक जोड़ेगा। ठीक है, कार्बन भी यहाँ ये अपना क्या बना देगा? लिंक। ठीक है, जिसको हम किसका नाम देते हैं? ये जो हमारे पास ग्रुप है, ये जो CH4, ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, गैस है। तो इसके साथ ये अपना यानी कि हाइड्रोजन के पास कितने थे? 4 थे। ठीक है, इसने अपना यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन ने अपना कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए
और इसी तरह कार्बन के पास 4, ठीक है, आ जाएंगे, और हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो जाएगा और कार्बन का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं, टेट्राहेड्रॉन का नाम देते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रॉन का। ये वाली जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रॉन। क्लियर हो गया, ये यहां तक था, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 4 वैलेंसी है। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर करेगा अपने। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 है। हाइड्रोजन अपना कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, लिंक बनाएगा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड ज्वाइन करेगा। इसी तरह हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो जाएंगे और इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाता है बाद में, इसको टेट्राहेड्रॉन का नाम देते हैं। टेट्रावेलेंट है, यानी कि 4, टेट्रा का मतलब 4 है वैलेंसी इसकी। क्लियर हो गया। तो ये कार्बन जो है ये कंबाइन होता है फून्स के साथ। अब फून्स क्या है समझाने के लिए मैंने लिखा है, पी का मतलब फास्फोरस, एच हाइड्रोजन, ओ ऑक्सीजन, एन नाइट्रोजन और एस फास्फोरस, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फास्फोरस पी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक हो गया। ये सल्फर है, एस सल्फर। तो इस तरह यानी कि ये अपना लिंक बनाता है, इसके साथ कंबाइन करता है, ठीक हो गया। पहले हम कार्बन इसी तरह यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रेट चेन भी बनाता है, ब्रांच भी बनाता है, और रिंग भी बनाता है और ब्रांच भी बनाता है। ये हम बारी बारी देख लेते हैं। इसी तरह कार्बन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन करें, ठीक है, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम स्ट्रेट की बात करें, स्ट्रेट देख लेते हैं पहले, तो कार्बन कार्बन के साथ लिंक बनाएगा, कार्बन कार्बन, ठीक है। तो ये जो है कार्बन कार्बन कंबाइंड टू अदर कार्बन, कार्बन कंबाइंड टू अदर कार्बन, ठीक है। कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ यानी कि मिलना, दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन, और यानी कि एक लंबी चेन बना देना, इसको हम नाम देते हैं कैटिनेशन का। इसका नाम देते हैं, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है, कैटिनेशन। अक्सर ये एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन, ये आपने याद रखना है। तो कार्बन कार्बन के साथ जब ब्रांच स्ट्रेट चेन बनाएगा, इसको हम कैटिनेशन का नाम देते हैं, ठीक है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इसी तरह बॉन्ड बना लेंगे इसके, ये इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हाइड्रोजन इधर आ गया बेटा, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन, क्योंकि हम भाई कार्बन को हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो ये वाला इधर आ गया, ये इधर हाइड्रोजन, ये इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, और ये वाला इधर आ गया। इसी तरह इसका यानी कि जो स्ट्रेट चेन है वो कंप्लीट हो गई है। ये जो चेन है ना, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन भी नाम देते हैं, ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम रिंग की बात करें, रिंग स्ट्रक्चर, तो हमारे साथ जो रिंग स्ट्रक्चर है वो बेंजीन, आपने सुना होगा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के साथ बनाती है रिंग स्ट्रक्चर, इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर हो गया।
और ये जो है इधर भी हमारे पास, अब इसके पास 4 कार्बन है, ठीक है, 4, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी इसके 6 है, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर, और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी C6H6, ठीक है, हेक्सा हेक्सागोन जिसको कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर आ जाएगी। इसको हम बेंजीन रिंग का नाम देते हैं बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई, रिंग स्ट्रक्चर जब बनेगी तो हमारे पास ये बेंजीन स्ट्रक्चर आएगा, कार्बन भी 6 आ जाएंगे इसमें, ये 6 हेक्सागोनल जिसको कहते हैं, 6 कार्बन वाली, ठीक है, इसको हम बेंजीन स्ट्रक्चर कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, फिर दूसरा कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, ये इस तरह, मैंने इधर अब कार्बन नहीं लगाए, ये इस तरह बनेंगे CH, ठीक है, ये इस तरह यानी कि बनेंगे। तो ये एक मुकम्मल यानी कि एक रिंग स्ट्रक्चर बना दी हमारे पास, जिसको बेंजीन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे ब्रांच की। तो ब्रांच में हमारे पास कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन इसी तरह बनाएगी। अब पहले कार्बन से हटकर ये इधर, ठीक है, ये इस तरह, पहले कार्बन पर हटकर ये तमाम के पास यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएंगे। अब जो कार्बन नंबर फर्स्ट है उससे यानी कि हटकर सेकंड वाला जो कार्बन है, इस पर हमारे पास हाइड्रोजन की जगह कार्बन आएगा, हाइड्रोजन की जगह कार्बन आएगा, और कार्बन अपने 3 हाइड्रोजन यानी कि यहाँ शेयर करेगा। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे मेरे बच्चे, 3 होंगे, ये आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, तो ये आपने थोड़ा सा एहतियात करना है, ठीक हो गया। अब कार्बन फर्स्ट से हट कर यानी कि जो सेकंड वाला कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन नहीं आना उसके नीचे, ठीक है, कार्बन आएगा, और कार्बन ये मिथाइल ग्रुप बना रहा है, ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रही ये वाली, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये मिथाइल ग्रुप है। इसको किसका नाम देते हैं, मिथाइल ग्रुप का नाम देते हैं, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, और बाकियों के साथ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगी। ये आपने थोड़ा सा यानी कि एहतियात करना है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह यानी कि ब्रांच चेंज आ जाएगी। तो इससे यानी कि पता चलता है कि भाई हाइड्रोजन जो है इसके पास यानी कि डाइवर्सिटी है, यानी कि ज्यादा यानी कि कंपाउंड हैं, ठीक हो गया। कार्बन के पास यानी कि इससे अंदाजा होता है कि भाई इसमें ऐसी डाइवर्सिटी है, इसमें ऐसी चेंजिंग आती है, ये आपको स्ट्रक्चर से नजर आ रहा है। यहाँ हमने स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रेट चेन में हमने स्ट्रक्चर कुछ और पढ़ा है, रिंग में हमने और पढ़ा है, ब्रांच में हमने और पढ़ा है। तो इससे ये साबित होता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप यानी कि इसमें चेंजिंग आ रही है, ठीक है, इसमें यानी कि कंपाउंड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह ये अपने यानी कि बॉन्ड बनाता है इसके साथ। अगर हम बात करें कार्बन, हमने बात की है कार्बन और हाइड्रोजन की, इसी तरह हम बात कर लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं कार्बन और ऑक्सीजन की। अगर हम बात करें तो रेज कर कार्बन और ऑक्सीजन की,
क्या मतलब है इसका? यानी कि अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है ना, इसको हम कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। ये किसका ग्रुप है? कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जब यानी कि इसके साथ मिलेगा तो एक यानी कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर बनाएगा। दो ग्लूकोज हमें हासिल होंगे। कैसे? सपोज के ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये आपको 1 ग्लूकोज नजर आ रहा है। ठीक है, इसके साथ ये ऑक्सीजन मिली हुई ये वाली आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब हमने दूसरा बनाना है। अब दूसरा इसके साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये थोड़ी ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर आपको ये नजर आएगी ऑक्सीजन की। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन आ जाएगा दरम्यान में। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये आपको ऑक्सीजन यानी कि जोड़ रहा है, यानी कि ग्लूकोज एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ ये जोड़ रहा है। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यानी कि ऑक्सीजन के जरिए यानी कि दूसरी बॉन्ड मिल रही है आपस में, तो इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको किसका नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, तो इसमें भाई कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। इसका मतलब है इसमें एनर्जी होती है। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने पढ़ा है कि भाई एनर्जी इसमें बहुत हाई होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा है, लिपिड्स के बारे में हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये जितनी भी ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ते हैं कि भाई प्रोटीन भी हमने पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा है, पर लिपिड्स भी पढ़ी है। ठीक है, तो ये हमें यानी कि एनर्जी हासिल होती है। सी एच बॉन्ड इसमें भी पाया जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी एनर्जी होगी। तो इसके साथ साथ इसमें यानी कि केमिकल एनर्जी भी होगी। केमिकल एनर्जी भी पाई जाएगी। ठीक है, इसको हम किसका नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे CN की। ठीक हो गया, इसकी बात करेंगे CN की। पहले हमने बात की है CO की, अब हम बात करेंगे CN की। क्या मतलब है इसका? भाई अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड, इसका फॉर्मूला ये अमाइनो ग्रुप का, अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड, इसको हम किसका नाम देते हैं? अमाइनो एसिड का। तो इसका जो स्ट्रक्चर है अमाइनो ग्रुप का वो इस तरह से है कुछ, NH2, NH2 सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, COOH, ये अमाइनो ग्रुप। और इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा?
हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरह यानी कि अमाइनो ग्रुप दूसरा और बनेगा तो हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह हम दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। इसका इधर मैं बना लेता हूँ NH सिंगल बॉन्ड कार्बन COOH, इसी तरह ये अमाइनो ग्रुप और ये हमारे पास हाइड्रोजन। अब होना क्या है, हमने हाइड्रोजन यहां से रिमूव करना है H2O। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। ये वाला जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जब यहां से ये रिमूव करेंगे, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये C+O, ये हमारे पास क्या चले जाएंगे, ऊपर चलेगा डबल बॉन्ड के साथ। ठीक हो गया। तो ये जो कार्बन है ये अब डायरेक्ट किसके साथ मिल रहा है, नाइट्रोजन के साथ, N ग्रुप के साथ। ये आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन किसके साथ मिल रहा है, हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया यहाँ से, और जो डबल बॉन्ड O था, ठीक है, ऑक्सीजन था, वो हमने ऊपर लिया है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये जो बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, इसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। इसका नाम देंगे पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे। भाई हमने दो अमाइनो एसिड को जोड़ा है, उसमें से वाटर को रिमूव कर दिया, जब दोनों को इकट्ठा किया है, ठीक है, जो बाकी स्ट्रक्चर बना है, जो कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड लिंक बना रहा है, ठीक है, ज्वाइन कर रहा है, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह हम यानी कि इसको अमाइनो एसिड को बना सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन पाई जाती है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि मेंशन होती है, पाई जाती है। इसी तरह इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी पाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो भी यानी, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो बॉन्ड बने हैं, ये आर्गेनिक, जितने भी हमने पढ़े ये ऑर्गेनिक मैक्रोमोलेक्यूल है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है, बहुत यानी कि ज्यादा मिकदार में एनर्जी होती है। जब ये यानी कि आपस में मिलते हैं तो इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक हो गया। तो इस तरह हम यानी कि इनको डिफाइन करते हैं। तो ये इसके साथ साथ जो अगला हमारा जो रहता है कार्बन और यानी कि नाइट्रोजन, हमने अभी बात की है। तो जो हमारा यानी कि लास्ट में रहता है वो फास्फोरस ग्रुप है। फास्फोरस, अब फास्फोरस जो है हमारे पास, ठीक है, ये इसमें मुख्तलिफ ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास इसकी अगर हम मिसाल दें तो हमारे पास आ जाएगा अमाइनो ग्रुप। फास्फोरस की अगर मिसाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड जिसको कहते हैं। अब अमाइनो एसिड में की दो टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है, अमाइनो एसिड की हमारे पास दो टाइप है, एक हमारे पास डीएनए है, एक हमारे पास आरएनए है, ये माइक्रोमोलेक्यूल है दोनों। ठीक हो गया। तो ये जितने भी आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमने पढ़े, ये मैक्रोमोलेक्यूल थे और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ठीक है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अब जो फास्फोरस है ये दूसरा ग्रुप भी इसमें मेंशन किया जाता है, जैसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है फास्फोरस जो ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ यानी कि दूसरा बॉन्ड भी लिंक करता है। तो ये इसकी मिसाल है अमाइनो ग्रुप, जिसमें डीएनए और आरएनए दिया जाता है। अगर हम इसके यानी कि मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए। एक हमारे पास
एक हमारे पास आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है वो आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सपोज गैस और ये वाटर वगैरह। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल में इसी तरह ग्लूकोज, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। अगर हम यही ग्लूकोज इधर जब आएगी मैक्रो मॉलिक्यूल में तो ये हमारे पास स्टार्च बन जाएगी। स्टार्च बन जाएगी। इसी तरह ग्लूकोज ग्लूकोज बना देंगे। इसी तरह हमारे पास बना देंगे सेलुलोज। ठीक है, ये बनाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास, स्टार्च क्या है, अब आटे में पाई जाती है। ग्लूकोज, ठीक है, जो ग्लाइकोजन, सॉरी यहाँ आएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है जे एनिमल्स के सेल्स में पाया जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, एनिमल के जो मसल है उनमें यानी कि पाया जाता है। स्टार्च जो है वो आटे में पाई जाती है। ग्लाइकोजन एनिमल के मसल में पाया जाता है। इसी तरह सेलुलोज है ये प्लांट की सेल वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी मिसाल इसकी लें, कार्बन के साथ साथ जो हमारे पास आते हैं न्यूक्लियोटाइड आ गए। ठीक है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जब मिलेंगे, ठीक है, अमाइनो एसिड हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड यानी कि पॉली का मतलब मैनी, बहुत ज्यादा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, या आप दूसरे लफ्जों में आप इसको प्रोटीन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन भी कह सकते हैं। यानी कि एक बॉन्ड से जो दो अमाइनो एसिड रिलीज हो रहे हैं, सपोज के ये एक बॉन्ड है ना, इससे दो अमाइनो एसिड रिलीज हो रहे हैं, तो पॉलीपेप्टाइड यानी कि बहुत ज्यादा जब बॉन्ड मिलेंगे तो आप अंदाजा इमेजिन करेंगे भाई कितनी यानी कि एनर्जी यानी कि रिलीज होगी। ठीक है, प्रोटीन हमें हासिल होगी। तो यही इसी तरह यानी कि अमाइनो एसिड से मिलकर यानी कि पॉलीपेप्टाइड बनेगा या प्रोटीन आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास आ जाएगा डीएनए, आ जाएगा डीएनए और आरएनए आ जाएगा प्लस। ठीक है, डीएनए और आरएनए, क्लियर हो गया। तो ये इसी तरह हम यानी कि इसको वो कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल। हमने भाई जो कोई भी चीज़ खाई है, सपोज के हमने कोई फ्रूट खाया है, अब उसमें एनर्जी भी है, ठीक है, अब उसमें प्रोटीन भी है, ठीक है, उसमें विटामिन भी हैं, जितनी भी हमें यानी कि वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, वो हम गेन करते हैं। तो ये जितने भी हैं हमारे पास, स्टार्च है, ये हमारे पास माइक्रोमोलेक्यूल है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, मसल में पाई जाती है एनिमल्स के, सेलुलोज है, प्लांट की सेल वॉल में पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है। ठीक है, कोई भी चीज़ खाते हैं प्रोटीन हमें हासिल मिलती है। खाना खाते हैं, हत्ता कि हम कोई फ्रूट खाते हैं या कोई और चीज़ खाते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो खाते हैं, हमें प्रोटीन हासिल होती है। ठीक है, एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पर हासिल होती है। ठीक है, आरएनए, डीएनए, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एक और है यानी कि जिसको हम एटीपी का नाम देते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब एटीपी जो है ये क्या है, एटीपी अनस्टेबल है पहले। ठीक है, इसको यानी कि थोड़ा अभी टूटी नहीं है, अनस्टेबल।
जिसको जब इसको यानी कि स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है, यानी कि इसको ब्रेक डाउन इसकी जब होती है, ब्रेक डाउन, तो इसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में हमें यानी कि क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, एनर्जी हासिल होती है। इसी तरह हम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, सेल की यानी कि एनर्जी करेंसी, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको कहा जाता है, ठीक है, एटीपी को। अब जितने भी हमने ये पढ़े हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल, ये ये जो वाले हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, H2 में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि ये हल नहीं होते। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक था हमारा जो टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।